नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला पाठ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए, भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर जो भी काम करता है उसकी ऊर्जा हमको भोजन करने से मिलती है। लेकिन भोजन में क्या हम कुछ भी खाएं उससे ऊर्जा मिलती है? तो नहीं। तो फिर भोजन में हमको कौन से तत्व है, कौन से घटक है जो कि होने चाहिए जिससे कि हमको पर्याप्त ऊर्जा मिले, हमारा सही रूप से विकास हो शरीर का और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े? तो कौन से घटक होने चाहिए? कौन सा भोजन संतुलित कहलाता है, कौन सा भोजन असंतुलित कहलाता है, कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं? इन सब चीजों की बात हम करेंगे भोजन में, और मानव स्वास्थ्य से संबंधित भी जो जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। तो देखिए, भोजन में कौन से घटक है जो कि आवश्यक रूप से होने चाहिए? तो भोजन के ऐसे 6 घटक हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये आवश्यक घटक हैं जो कि भोजन में होने ही चाहिए। इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कोई घटक ज्यादा मात्रा में होता है, कोई कम मात्रा में, कोई बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वो उचित मात्रा में हमारे भोजन में होना ही चाहिए, तभी हमारा भोजन ठीक होता है। तो हमारे शरीर का ठीक से विकास होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तो ये 6 घटक हैं जो कि हमको याद रखने हैं, हमारे भोजन में आवश्यक रूप से होने चाहिए, इनकी उचित मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए। इसके लिए अब यह जो घटक है यह अलग अलग वस्तुओं में मिलते हैं, अलग अलग पदार्थों में। जैसे कोई दाल में मिलता है, कोई दूध में मिलता है, अनाज में मिलते हैं, दालों में मिलते हैं, हरी सब्जियों में मिलते हैं। तो हमको अलग अलग प्रकार की वस्तु का सेवन करना चाहिए। फल भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, तो हमको सभी प्रकार के जो आवश्यक तत्व है वो हमको मिलते रहते हैं। अब आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहेंगे? तो ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक घटक उचित मात्रा में उपलब्ध हो। जो ये 6 घटक है भोजन के, यह 6 घटक उचित मात्रा में उपलब्ध हो, यदि ऐसा भोजन है तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। यदि कोई भी घटक उचित मात्रा में नहीं है तो फिर वह संतुलित भोजन नहीं कहलाता। तो यदि सब घटक है जो उचित मात्रा में है तो ऐसा भोजन हमारा है जो संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन करने से क्या लाभ होता है? तो संतुलित भोजन करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, शरीर का विकास है जो प्रॉपर होता है, जैसा होना चाहिए वृद्धि और विकास जिस आयु में, उस अनुसार होता रहता है, और प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। यदि बाहर से कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को मार करके हमारे शरीर को ठीक करने की जो क्षमता है वह प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यह प्रतिरोधक क्षमता भी इन घटकों से प्रभावित होती है। यदि ये सभी घटक सही मात्रा में है हमारे शरीर में, यदि हम संतुलित भोजन कर रहे हैं तो यह क्षमता भी हमारी ठीक होती है, हमारे शरीर का ठीक से विकास होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं असंतुलित भोजन की। असंतुलित भोजन किसे कहेंगे? तो ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक घटकों में से कोई भी घटक कम मात्रा में हो या अनुपलब्ध हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। यदि कोई एक घटक के नहीं है, अब प्रोटीन है ही नहीं या खनिज लवण है ही नहीं हमारे भोजन में, हम प्रतिदिन भोजन करते जा रहे हैं लेकिन खनिज लवण नहीं जा रहा है हमारे शरीर में, विटामिन नहीं जा रहे हैं, तो उस घटक की कमी हो जाती है। तो या तो मात्रा से कम हो या बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक घटकों में से कोई भी घटक कम मात्रा में हो या अनुपलब्ध हो, तो ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन करने से क्या हानि होती है? तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, ऊर्जा कम मिलती है हमारे शरीर को, विकास, हमारा जो वृद्धि और विकास है वह प्रभावित हो सकता है। कई बार होता है कि जिस आयु में लंबाई बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ पाती है, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए नहीं हो पाता है, जब चलना सीखता है बालक तो नहीं सीख पाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि इससे प्रभावित कई बार हो जाती है। रोगग्रस्त होने की संभावना भी अधिक रहती है। यदि हम लगातार असंतुलित भोजन करते हैं तो हमारे रोगग्रस्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से यह हमारे भोजन के आवश्यक घटक हो गए, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन हो गया। कई बार इसमें से छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो संतुलित और असंतुलित भोजन के बाद अब हम बात करते हैं कुपोषण की।
कुपोषण किसे कहते हैं? तो लंबे समय तक भोजन में किसी घटक की कमी या अनुपलब्धता, कोई भी एक या अधिक घटक है जो कि भोजन में लंबे समय तक वो कम है या भोजन में नहीं है, ऐसा भोजन यदि करते हैं तो वह कुपोषण कहलाता है। अब कुपोषण भोजन की कमी के कारण भी, मात्रा की कमी के कारण हो सकता है, किसी घटक की कमी के कारण से हो सकता है, या फिर खाने पीने की जो गलत आदतें हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। कई बार बच्चे जंक फूड ही ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, प्रोटीन नहीं मिल पाता, विटामिन नहीं मिल पाते, दूध नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो यह कुपोषण कहलाता है। अब कुपोषण अलग अलग तत्वों के कारण अलग अलग प्रकार से होता है। तो अभी हम बात करते हैं जैसे विटामिन की। तो विटामिन क्या है? विटामिन भोजन में कम मात्रा में, तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, बहुत जरूरी का है यह। हम हमारे कोर्स में जो विटामिन दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं तो कई सारे विटामिन हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग है। कई बार छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्या है? अधिक प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता, यह प्रभाव है। ज्यादा जब प्रकाश होता है तब भी दिखाई नहीं देता और एकदम अंधेरा होता है तब भी दिखाई नहीं देता, यह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है, इसको कहते हैं रतौंधी। ऐसे दूसरा रोग है थायमीन, यह विटामिन B1, विटामिन बी है जो 3 प्रकार के हैं, इसमें विटामिन B1 थायमीन कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसा आ जाता है थायमीन की कमी से होने वाला रोग, तो हमको याद रखना है कि विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। तो थायमीन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हम जानते हैं 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, लेकिन वो धड़कन कुछ कम हो जाती है, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। तो यह प्रभाव किसके हैं? बेरी-बेरी रोग के हैं, और यह विटामिन B1 जिसको थायमीन भी कहते हैं की कमी से होता है। फिर है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इसका जो रोग है इसकी कमी से जो होता है वो राइबोफ्लेनोसिस कहलाता है। मिलते जुलते नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेनोसिन। क्या होता है इसका प्रभाव? तो मुख के किनारे में होठ की त्वचा फट जाती है और स्मृति में कमी आ जाती है, कम याद रहता है। होठ के आसपास यहाँ पर चमड़ी फटी हुई रहती है जैसे सर्दी में होता है, वैसा होने लग जाता है इसकी कमी से। और जो मेमोरी है, याददाश्त कम हो जाती है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, यह इस विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसको नियासिन कहते हैं, नाम याद रखने हमको। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से पेल्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। जीभ और त्वचा पर पपड़ियां आ जाती है, जीभ पर और त्वचा पर पपड़ियां जम जाती है, यह इसका प्रभाव है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C जिसको कहते हैं। अम्ल आया है तो अम्ल वाले जो पदार्थ है, खट्टे पदार्थ, इसमें यह पाया जाता है विटामिन C। अंगूर, संतरे वगैरह जो है उनमें पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों को थोड़ा सा दबाते ही खून आने लग जाता है, तो यह रोग होता है, स्कर्वी में यह प्रभाव है। और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते इसमें भी बनते हैं, पपड़ियां आती है, यहाँ पर भी है, और इसमें स्कर्वी रोग में भी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल जिसको कहते हैं, याद रखना है। धूप में बैठने से भी, धूप से हमारी चमड़ी में विटामिन डी बनता है, इसलिए कहते हैं थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है कहते हैं रिकेट्स रोग कहते हैं इसे। हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं, पांव नीचे सीधे हो जाते हैं, ऊपर से घुटने पास में आ जाते हैं, तो अजीब से लगने लग जाते हैं, यह बीमारी है रिकेट्स कहलाती है। तो यह विभिन्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोग है। कई बार 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमको याद रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 से बेरी-बेरी, B2 से राइबोफ्लेनोसिन, B3 से पेलेग्रा, विटामिन C से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। एक ये याद रखना, और एक इनके नाम, B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और D को कैल्सीफिरोल कहते हैं। ऐसे यह विटामिन से संबंधित विटामिन कुपोषण से जो होने वाले रोग हैं प्रमुख वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं।